तीन राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उसके बाद लोकसभा चुनाव। लेकिन 2024 से पहले ही बीजेपी अपने हिसाब से रणनीति लगा रही है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्यूज एजेंसी एएनआई को एक इंटरव्यू देते हुए ऐसे बयान दिए हैं कि उनके इस बयान से ऐसा लगता है कि तीन राज्यों के विधानसभा और लोकसभा चुनाव का पूरा एजेंडा ही बदल कर रख दिया है। तो क्या सीएम योगी का बयान बीजेपी की किसी रणनीति का हिस्सा है? समान नागरिक संहिता और पसमानदा मुसलमानों जैसे मुद्दे पर सीएम योगी ने दमदार जवाब दिया और ये मुद्दे आने वाले चुनावों में भी काफी असर डाल सकते हैं। वाराणसी का ज्ञानवापी विवाद, यूसीसी, पसमानदा मुसलमानों के मसले पर सीएम योगी ने कई जवाब दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद मामले में कहा कि इस इमारत को मस्जिद कहा जाएगा तो विवाद होगा। सीएम योगी ने कहा कि अगर हम उसे मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। ज्ञानवापी के अंदर देव प्रतिमाएं हैं और ये प्रतिमाएं हिंदुओं ने तो रखी नहीं है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि मस्जिद के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है। सीएम योगी ने कहा कि मुझे लगता है कि भगवान ने जिसे दृष्टि दी है वो इसे देखें। ज्ञानवापी में ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, सारी दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं। सरकार इस विवाद का हल निकालने की कोशिश कर रही है, हम इसका समाधान चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए था। मुझे लग रहा है कि मुस्लिम समाज की तरफ से ज्ञानवापी को लेकर ऐतिहासिक गलती हुई है। अब हम उसी गलती का समाधान चाहते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद कई तरह के सवाल उठे। इससे पहले यूसीसी को लेकर भी सवाल किया गया था कि ये लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होगा, लेकिन सीएम योगी ने जिस आक्रामक तरीके से ज्ञानवापी पर अपनी राय रखी, उससे बाद में ऐसा लगने लगा है कि बीजेपी की रणनीति में कुछ बदलाव हुआ है और तीन राज्यों के विधानसभा और लोकसभा चुनावों का मुद्दा भी पूरी तरीके से बदल सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सीएम योगी के बयान से बीजेपी की रणनीति साफ झलक रही है? दरअसल इसी साल राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाला है, जो बीजेपी के एजेंडे में पहले से ही शामिल है। ये मुद्दा है ऐसा कि जो बीजेपी को ध्रुवीकरण के जरिए एक मुश्त वोट दिला सकता है। सीएम योगी के इन बयानों से ये माना जा रहा है कि ज्ञानवापी का मुद्दा चुनावी रणनीति के तौर पर शुरू किया जा रहा है। आपको बता दें कि जब ये मामला शुरू हुआ था तो किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये इतना बड़ा मुद्दा बनेगा। कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया और मामले ने तूल पकड़ लिया। अब इस पर बहस भी हो रही है। आपको याद होगा साल 2019 में जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के समारोह में पीएम मोदी पहुंचे थे, तो उस दौरान पीएम मोदी ने मंदिर मस्जिद मामले पर औरंगजेब का नाम भी लिया था। तब पीएम मोदी ने कहा था कि यहाँ अगर औरंगजेब आता है तो शिव जी सामना करने के लिए उठ खड़े होते हैं। इसके बाद ये मुद्दा बड़ा बन गया था। ज्ञानवापी मामले के बीच चुनाव नजदीक है और ये मुद्दा बीजेपी के लिए हो सकता है फायदेमंद साबित हो सकता है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ पहले भी तीन स्थानों पर यानी कि अयोध्या, काशी और मथुरा के लिए बेबाकी से बोलते रहे हैं और बीजेपी के लिए ज्ञानवापी का मुद्दा जरूर गहरा असर डाल सकता है। अब ये तो हुआ ज्ञानवापी का मुद्दा, लेकिन यूसीसी का मुद्दा भी है जो देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। एएनआई को इंटरव्यू देने के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में वन नेशन वन लॉ की थ्योरी लागू होनी ही चाहिए। अगर एक देश के नागरिक हैं तो सभी पर एक जैसा कानून लागू होना चाहिए। देश में यूसीसी के बारे में दुष्प्रचार ज्यादा हो रहा है और हम सामाजिक न्याय की बात तो करते हैं, लेकिन परिवार को ही न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। शुरुआत तो परिवार से ही करनी होगी, बात चाहे शादी की हो या संपत्ति और विरासत की। इन सब पर एक समान रूप से लागू किया जाना चाहिए कानून। पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, कोई भी चुनाव रहा हो, बीजेपी हर दिन काम करती रही है। 365 दिन काम करती है बीजेपी और चुनावों पर फोकस करती रही है। ये बात तो पक्की है कि देश में अगर यूसीसी लागू हुआ तो देश में इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इसी के साथ आपको बता दें कि पसमानदा मामला भी है जिस पर बीजेपी पूरी तरीके से फोकस कर रही है और हो सकता है कि पसमानदा मुसलमानों का मामला आने वाले चुनावों में भी असर डाल दे। इसी बीच सवाल है कि क्या बीजेपी के बदलते एजेंडे से इसका फायदा होगा पार्टी को? दरअसल बीजेपी के पास तीन ऐसे मुद्दे हैं जिनको पार्टी हमेशा हवा में उछालती रही है, जैसे एनआरसी, सीएए
और यूसीसी। बीजेपी के अंदर समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के मामले पर अभी कोई भी हड़बड़ी नहीं दिखाई पड़ रही है। यूसीसी का चुनावी फायदा लेने के लिए एक टेस्ट के तौर पर बीजेपी ने इस मुद्दे को उछाला है, जैसे पिछली बार सीएए और एनआरसी का मुद्दा उछाला गया था। माना जा रहा है कि अब यूसीसी के बहाने हिंदू वोट बैंक के ध्रुवीकरण पर भी फोकस किया जा रहा है और अगर इसमें 2% भी कामयाबी मिल जाती है तो पार्टी के लिए बड़ी बात होगी। मॉनसून सत्र के लिए जारी बिजनेस सूची में यूसीसी का जिक्र नहीं था, तो क्या बीजेपी को यूसीसी लाने की हड़बड़ी में नहीं है? हो सकता है कि पार्टी समीकरण साधने के लिए इस मुद्दे को हवा दे रही हो। अब इसी बीच आइए जान लेते हैं कि ज्ञानवापी का मामला क्या है। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है और हिंदू पक्ष जहां इस सर्वे को कराए जाने की मांग कर रहा है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से सर्वे पर रोक लगाने की मांग उठाई गई है और इस मामले पर दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं और जल्द ही कोर्ट भी इस पर अपना फैसला दे सकती है। कोर्ट में ये मामला हिंदू पक्ष की तरफ से रेखा पाठक, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और सीता साहू की याचिका पर आया था और इस याचिका में यह कहा गया था कि ज्ञानवापी में सील किए गए वजूखाना को छोड़कर बाकी बचे परिसर का एएसआई से रडार तकनीक से सर्वे कराया जाए। इस पर 19 मई को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने आपत्ति की थी। 14 जुलाई को सुनवाई पूरी हो गई थी। कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था और 21 जुलाई को अदालत ने मामले में एएसआई द्वारा सर्वे कराने का आदेश दे दिया। ज्ञानवापी का मुद्दा देश के सामने 18 अगस्त 2021 को सुर्खियों में आया था। अब आइए जान लीजिए वो तारीखें दर तारीख इस केस में क्या क्या हुआ है। पहली बार 18 अगस्त 2021 को सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय में राखी सिंह और 5 महिलाओं ने याचिका दाखिल की। इस याचिका में मांग रखी गई कि श्रृंगार गौरी में दर्शन पूजन और परिसर में अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों को सुरक्षित किया जाने की अनुमति दी जाए। उसके बाद 26 अप्रैल 2022 की तारीख आती है। उस दिन अजय मिश्रा को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया गया। मिश्रा को परिसर के अंदर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के साथ रिपोर्ट देने को कहा गया। फिर उसके बाद 6 और 7 मई 2022 को कोर्ट को सर्वे का आदेश मिला। अधिवक्ता आयुक्त के साथ वादी और प्रतिवादी पक्ष ने कुछ हिस्सों का 2 घंटे सर्वे 6 मई को पहली बार किया। 7 मई को टीम के पहुंचने पर मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध शुरू कर दिया। 12 मई को कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अजय मिश्रा को ही अधिवक्ता आयुक्त बनाए रखा और विशेष अवक्ता आयुक्त विशाल सिंह और सहायक अधिवक्ता आयुक्त अजय प्रताप को ही नियुक्त किया। उसके बाद 4, 15 और 16 मई को परिसर का सर्वे और वीडियोग्राफी कराया गया। 16 मई को हिंदू पक्ष ने यह बताया कि वजूखाने में शिवलिंग है और इस परिसर को सील कर दिया गया। उसके बाद तारीख आती है 17 मई को। न्यायालय में रिपोर्ट पेश नहीं हो पाई और 18 मई को अजय मिश्रा ने पूर्व अधिवक्ता आयुक्त के तौर पर अपनी 2 दिन की सर्वे रिपोर्ट पेश की। मस्जिद के अंदर मिले सभी साक्ष्यों, जैसे कि ये कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म से जुड़ी कई महत्वपूर्ण आकृतियां उसमें मिली, कमल, शेषनाग, स्वास्तिक जैसे चिन्ह भी देखे गए, उनका जिक्र किया गया। 19 मई को विशेष अधिवक्ता आयुक्त विशाल सिंह ने 14 से 16 मई की रिपोर्ट को पेश किया और इस रिपोर्ट में गुंबद के अंदर शिखर, दीवारों पर हाथी के सूंड, घंटियों का जिक्र किया गया। महिला याचिकाकर्ताओं ने मांग रखी कि नंदी और परिसर में मिले नंदी के बीच की दीवार को गिरा दिया जाए। सरकारी अधिवक्ता ने भी याचिका दी कि सील परिसर में स्थित तालाब में मिली मछलियों को कहीं और रखा जाए। उसके बाद 24 मई 2022 को किरण सिंह ने इस याचिका को दाखिल करके ज्ञानवापी परिसर में नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की मांग उठाई। 25 मई 2022 को जिला जज AK विश्वेश ने अदालत की तरफ से याचिका को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के लिए भेज दिया। 18 अक्टूबर 2022 को अदालत ने दोनों पक्षों को लिखित बहस दाखिल करने को कहा। उसके बाद 21 अक्टूबर को जिला जज AK विश्वेश की अदालत ने अंजुमन इंतजामिया कमेटी से कहा कि उन्होंने समय पर आपत्ति दाखिल नहीं की थी, उन पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया। उसके बाद 27 अक्टूबर 2022 को फास्ट ट्रैक कोर्ट में आदि विश्वेश्वर विराजमान केस में पोषणीयता को लेकर सुनवाई पूरी हुई। 8 नवंबर के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया गया।
2 नवंबर 2022 को हिंदू पक्ष ने दोबारा कमीशन सर्वे कराने को लेकर मांग रखी और इस पर मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत में दाखिल की। 17 नवंबर 2022 को फास्ट ट्रैक कोर्ट में किरण सिंह के पोषणीयता के वाद को अदालत ने सुनवाई योग्य माना और बाद में मुसलमानों के ज्ञानवापी में प्रवेश को वर्जित करने की भी मांग की गई। इससे मुस्लिम पक्ष को बहुत बड़ा झटका लगा। 22 मार्च 2023 को जनपद न्यायाधीश वाराणसी ने ज्ञानवापी मामले से जुड़े 7 मुकदमों को समेकित करने का आदेश पारित किया। 17 अप्रैल 2023 को नमाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई और इस पर कोर्ट ने वाराणसी के जिलाधिकारी को समस्या का समाधान करने का आदेश दिया। 19 अप्रैल 2023 को जिलाधिकारी की अगुवाई में समिति की बैठक हुई और इस बैठक में वजू की व्यवस्था को लेकर भी सहमति बनी। 12 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की साइंटिफिक सर्वे की याचिका को कबूल कर लिया और उसके बाद 16 मई 2023 को हिंदू पक्ष की वादिनियों यानी रेखा पाठक, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और सीता साहू की तरफ से प्रार्थना पत्र दिया गया और ज्ञानवापी में सील किए गए वजूखाने को छोड़कर बाकी क्षेत्र का एएसआई से रडार तकनीक से सर्वे कराए जाने की मांग उठाई गई। 6 मई 2023 को वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष की एएसआई सर्वे की याचिका को स्वीकार कर लिया और 19 मई को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इस पर आपत्ति जताई। 14 जुलाई को सुनवाई पूरी हो गई थी। 23 मई 2023 को जनपद न्यायाधीश वाराणसी ने एक ही प्रकृति से जुड़े मामले की सुनवाई साथ में करने की याचिका को भी स्वीकार कर लिया और अगली सुनवाई 4 अगस्त को होना है। ऐसे में ज्ञानवापी का मुद्दा जो है वो इन दिनों देश में चर्चा का विषय बना है कि इस पे आगे क्या होगा, आने वाले चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इंटरव्यू में सीएम योगी आदित्यनाथ के दमदार बयानों से बीजेपी के एजेंडे की झलक दिखाई पड़ी है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।